समाज के ताने और एक पिता की आस। एक गांव में राम प्रसाद नाम के एक अत्यंत सरल और सज्जन व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम विमला देवी था। विमला जी स्वभाव से शांत थीं और राम प्रसाद जी की हर परिस्थिति में उनकी परछाई बनकर साथ खड़ी रहती थीं। उनके घर में 6 बेटियां थीं जो घर के आंगन को हमेशा चहकाए रखती थीं। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के तानों से तंग आकर राम प्रसाद जी के मन में भी भगवान से बस एक ही मन्नत बची थी कि काश उनका भी एक बेटा हो जो वंश को आगे बढ़ाए और उनके बुढ़ापे की लाठी बने। एक बेटे की चाह में उन्होंने न जाने कितनी ही मन्नतें मांगी। कई मंदिरों और मस्जिदों की चौखट पर माथा टेका, नंगे पैर यात्राएं की और न जाने कितने पवित्र पेड़ों के नीचे घी के दिए जलाए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी उनके घर बेटा न हुआ। आखिरकार समाज के तानों और अपनी ही अधूरी इच्छाओं से थककर उन्होंने अपनी किस्मत से हार मान ली और बेटे की आस पूरी तरह छोड़ दी। जब आस छूटी तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तीखे बाण और तेज हो गए। वे अक्सर राम प्रसाद जी को सामने और पीठ पीछे ताने मारा करते थे। अरे राम प्रसाद, जब हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी कौन देगा? बेटियों का क्या है? ये तो पराया धन है। आज नहीं तो कल शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी। फिर तो यह आलीशान मकान भी खंडहर हो जाएगा। राम प्रसाद जी हर रोज किसी न किसी की ऐसी कड़वी बातें सुनते, अंदर ही अंदर घुटते और गहरी सोच में डूब जाते। पर वे कभी पलटकर किसी को जवाब नहीं देते थे। सोचते सोचते समय रेत की तरह फिसलता गया और बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गईं। बेटियों के सयाने होने के साथ ही राम प्रसाद जी की चिंताएं और बढ़ने लगी, क्योंकि अब समाज उन पर शादियों का दबाव बना रहा था। उन्होंने जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी लगाकर बड़ी बेटी का ब्याह एक अच्छे परिवार में कर दिया। भाग दो विद्रोह और असफलता का संघर्ष। लेकिन उनकी दूसरी बेटी सुमन बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह बचपन से ही विद्रोही और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। जब भी घर में शादियों की बात चलती, वह साफ कह देती, मैं अभी शादी करने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक दिन इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि मुझे किसी के घर जाने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि लोग खुद अपनी गाड़ियों लेकर मेरे घर के चक्कर काटेंगे और हमारे सामने रिश्ता लेकर आएंगे। सुमन की यह ऊंची बातें सुनकर रिश्तेदार और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। वे हंसते हुए कहते, देखो तो जरा, पर कटी चिड़िया के हौसले। बेटियां कितनी भी पढ़ लिख लें, चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। वे कभी बेटों की बराबरी थोड़ी ही कर पाएंगी। रिश्तेदारों के ये ताने राम प्रसाद जी को और गहरी उलझन में डाल देते थे। वे डर जाते थे कि कहीं समाज उनकी बेटी का जीना हराम न कर दे। लेकिन सुमन का मिट्टी का घड़ा अलग ही आग में पका था। उस पर इन तानों का कोई नकारात्मक असर नहीं होता था। वह रोने या दुखी होने के बजाय उन तानों को ईंधन बनाकर अपनी पढ़ाई की भट्टी में झोंक देती। वह सोचती कि आज जो लोग हमारे हालात पर हंस रहे हैं, एक दिन में ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि यही लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ढूंढेंगे। फिर एक दिन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का परिणाम आता है। सुमन ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। वह असफल हो जाती है। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में जैसे कानाफूसी का बाजार गर्म हो जाता है। और बनो अफसर, आ गया स्वाद। राम प्रसाद जी को भी बहुत गहरा झटका लगता है। उनका हौसला टूटने लगता है। पर सुमन एक अलग ही मिट्टी की बनी दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, उदास मत होइए। मेरे लिए फेल का मतलब हारना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। जो कभी गिरते नहीं, वे कभी उठना नहीं सीखते, और जो उठकर संभल जाते हैं, इतिहास वही रचते हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं किसी छोटी नौकरी के लिए नहीं बनी हूँ। अब मैं सीधे देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी क्रैक करके एक बड़ी प्रशासनिक अफसर बनूंगी। भाग 3, कठिन तपस्या और ऐतिहासिक परिणाम। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी और पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी परीक्षा जहां देश के लाखों मेधावी छात्र बैठते हैं, उसे गांव की एक लड़की बिना किसी बड़ी कोचिंग के कैसे पास करेगी? सबकी नींद उड़ गई। लेकिन इस सफर में सुमन की माँ विमला देवी चुपके से उसकी ढाल बनी।
वे रात रात भर जागकर सुमन के लिए चाय बनाती और उसकी हिम्मत बंधाती। अब सुमन ने अपनी दिन और रात की सीमाएं मिटा दी थीं। चंद्रमा को सूरज बनाकर, यानी जब पूरी दुनिया सोती थी, तब वह लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में अपनी किताबों से बातें करती थी। जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। वह अपने संकल्प पर हिमालय की तरह अटल रही। और आखिरकार 3 साल की तपस्या के बाद वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जिस दिन यूपीएसएससी का अंतिम परिणाम घोषित होना था। पूरे गांव की निगाहें राम प्रसाद जी के उस छोटे से घर पर टिकी थीं। जैसे ही पीडीएफ लिस्ट खुलती है, पूरे देश में टॉप रैंकर्स में सुमन का नाम सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। सुमन अब एक जिले की कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। जो रिश्तेदार कल तक दूरियां बनाकर रखते थे, वे आज मिठाई के डिब्बे लेकर सबसे पहले राम प्रसाद जी के दरवाजे पर खड़े थे। जो लोग कहते थे कि बेटियों बेटों की बराबरी नहीं कर सकती, वे आज अपनी बेटियों को सुमन के पैर छूने के लिए कह रहे थे। पूरा समाज उस बेटी के सम्मान में नतमस्तक था। भाग 4, पिता का स्वाभिमान और नया सवेरा। पर इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ यहाँ आता है। सुमन का सपना सिर्फ अफसर बनकर अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस पाना नहीं था, क्योंकि राम प्रसाद जी जैसे नेकदिल इंसान ने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिससे उनका सिर नीचा हो। राम प्रसाद जी भले ही गरीब थे, लेकिन वे विचारों से बहुत अमीर थे। उन्होंने समाज के तानों को कभी अपनी बेटियों के सपनों का पिंजरा नहीं बनने दिया। उन्होंने दुनिया की कड़वाहट के बदले अपनी बेटियों को हमेशा प्रेम, अच्छी शिक्षा और बेहतरीन संस्कार दिए। उन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर झेला, पर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वे स्वयं में एक बेहद आत्मसम्मानित और गौरवशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कभी जीवन में किसी को अपशब्द या तू तड़ाक नहीं कहा, बल्कि दुश्मन को भी भैया कहकर ही संबोधित किया। आज के इस आधुनिक दौर में, जहां कई बेटे जमीन, जायदाद और चंद पैसों के लालच में बूढ़े माता पिता को तिनके की तरह अकेला छोड़ विदेशों में जा बसते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, वहीं बेटियां घर का असली उजाला और बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा बनती है। बेटियां तो आंगन की वो तुलसी है जो हर घर को पवित्र कर देती है। बेटे बेशक भाग्य से मिलते हो, पर बेटियां केवल और केवल सौभाग्य से मिलती हैं। एक बेटी अपने पिता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उसकी खुशी के लिए हंसते हंसते अपना खुद का घर, अपना बचपन और अपनी पहचान तक छोड़कर दूसरे घर चली जाती है। ससुराल की तमाम कठिनाइयों और तानों को सहकर भी जब वह अपने पिता से फोन पर बात करती है, तो अपनी सिसकियों को छुपाकर मुस्कुरा देती है, ताकि उसके पिता को कोई चिंता न हो। बेटियों से ही घरों में रौनक है, बेटियों से ही इस सृष्टि में सवेरा है। परिणाम आने के बाद जब राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी सुमन को देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे शब्दहीन थे। सुमन दौड़कर आई और अपने पिता के सीने से लिपट गई। राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और रो पड़े। वे आंसू केवल खुशी के नहीं थे, वे आंसू समाज के हर उस ताने का करारा जवाब थे जो बरसों से उनके दिल को छलनी कर रहे थे। आज उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर ने उन्हें बेटा न देकर छह अनमोल रत्न दिए थे। यह कहानी सिर्फ एक सुमन की नहीं है, बल्कि देश की उन हजारों लाखों सुमन की है, जिन्हें यह समाज आज भी कमजोर और पराया धन समझकर पीछे धकेलने की कोशिश करता है। बेटियां अगर ठान लें, तो वे इतिहास के पन्नों को बदल सकती हैं और राजा महाराजाओं को भी अपने ज्ञान के सामने झुका सकती हैं। समाज से केवल एक ही प्रार्थना है, अपनी बेटियों को बंदिशों में मत रखिए, उन्हें खूब पढ़ाइए, उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाइए, ताकि वे बेटों से भी ऊंचा मुकाम हासिल करके इस संसार को और खूबसूरत बना सकें। यह कहानी हमारे अंदर के आत्मसम्मान को बढ़ाती है और हर तरह की परेशानियों से लड़ना सिखाती है। हमें कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति से डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। इस कहानी के निर्देशक है जी आर राइटर।